आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश दुनिया की खबरों को लेकर के प्राइम टाइम में मैं आपके साथ जुड़ा हूं क्योंकि लगातार गल्फ कंट्री से कई सारी खबरें सामने आ रही हैं जिन खबरों का जिक्र नहीं किया जा रहा। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी तो वो सुर्खियों का हिस्सा जरूर बनी रही, पर लगातार सऊदी अरब के जो कदम हैं उन कदमों को छुपाया जा रहा है और अक्सर ये बताने की कोशिश की जाती रही है गल्फ कंट्री के बारे में कि वहां इतना सख्त कानून है, उधर ये हो रहा है, उधर इस तरीके के कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। पर अब जो यकीनन तस्वीरें इस महामारी के बीच सऊदी अरब से सामने आ रही हैं वो यकीनन काबिले तारीफ है, जिस पर बात करने के लिए शारिक अदिल यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर उनसे बात करने से पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि WHO ने चीन में फैले कोविड-19 की गंभीरता को छिपाया और बाद में ये पूरी दुनिया में फैल गया। ऐसे में अब सऊदी अरब जो वर्तमान में G20 राष्ट्रपति पद पर काबिज है, उन्होंने गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने के लिए $5 मिलियन का दान किया है, जिसके लिए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सऊदी अरब के किंग सलमान को धन्यवाद दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महानिदेशक डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा, मैं कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए योजना के लिए 2 पवित्र मस्जिदों के कस्टोडियन और सऊदी लोगों को अपनी महान उदारता के लिए 500 मिलियन दान करके जवाब में धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही G20 के बाकी सदस्यों को किंग सलमान के कदम का अनुसरण करने की उम्मीद करता हूं। आपको बता दें कि सऊदी अरब महामारी से निपटने के लिए तैयारियों के और इम्यूनाइजेशन के लिए ग्लोबल अलायंस को 150 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्वास्थ्य संगठनों कार्यक्रमों को 200 मिलियन देगा। कोरोना वायरस ने विश्व स्तर पर 15 लाख से अधिक लोगों को मार डाला है और 193 देशों और क्षेत्रों में 2.2 मिलियन से अधिक व्यक्तियों में संक्रमित किया गया है। आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ सऊदी अरब लगातार मुस्लिमों पर हो रही बयानबाजी को लेकर के सख्त हो गया है, क्योंकि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमातियों के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरीके की पत्रकारिता भारतीय मीडिया और सरकार के कुछ नुमाइंदे टिप्पणी करके कर रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो चुका है कि इंटरनेशनल लेवल पर खासकर गल्फ कंट्रीज में भारतीय मीडिया की काफ़ी थू होती हुई दिख रही है, जिसको लेकर के अब एक बड़ा बयान UAE के बाद सऊदी स्कॉलर ने दिया है। सऊदी अरब के स्कॉलर ने भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदू वर्चस्ववादियों द्वारा घृणा अपराधों की बढ़ती संख्या के बीच मुस्लिमों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले और अपराध फैलाने वाले मिलिटेंट हिंदुओं को खाड़ी देशों से बाहर निकाले जाने की मांग की है। मिडिल ईस्ट मॉनिटरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ सुदूरवर्ती भाजपा सरकार के प्रति वफादार हिंदुओं के रूप में कोरोना वायरस महामारी के प्रयास के दौरान इस तरह के हमलों में वृद्धि हुई है, जो वायरस के प्रसार के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं। मोदी को 2002 के गुजरात दंगों में उनकी भूमिका पर अमेरिका से रोक दिया गया था, जिसमें 1000 से अधिक मुस्लिम मारे गए थे। उनके समर्थकों ने वायरस को कोरोना जिहाद करार दिया है और गलत आरोप
आरोप फैलाया है कि महामारी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को संक्रमित करने और जहर देने की साजिश है। शेख आबिदी जहरानी ने मध्य पूर्व विशेष रूप से खाड़ी में सरकारों से आग्रह करके शेख आबिदी जहरानी ने मध्य पूर्व विशेष रूप से खाड़ी में सरकारों से आग्रह करके इस दुश्मनी का जवाब दिया है। चरमपंथी हिंदू विचारधारा के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति पर शिकंजा कसने के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखते हुए जहरानी ने सेंड हिंदुत्व बैक होम हैशटैग का प्रयोग किया है। एक अलग ट्वीट में उन्होंने कहा, गल्फ स्टेट्स लाखों भारतीयों की मेजबानी करते हैं जिनमें से कुछ कोविड-19 संक्रमित हैं। उनके धर्म की परवाह किए बिना मुफ्त इलाज में किया जाता है, जबकि हिंदुत्व आतंकवादियों के गिरोह मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। उनके ट्वीट के जवाब में अनुयायियों ने मध्य पूर्व के स्थानों से या खाड़ी आधारित कंपनियों के लिए काम करते हुए हिंदू वर्चस्ववादी विचारधारा के प्रसार वाले व्यक्तियों और समूहों के स्क्रीनशॉट साझा किए। एक ने एक भारतीय कर्मचारी के स्क्रीनशॉट को कैप्शन में वर्कर्स इन कुवैत एयरलाइंस एंड हेड्स मुस्लिम के साथ पोस्ट किया है। हिंदू चरमपंथी ने कहा था कि संक्रमित ज्यादातर लोग मुल्ला हैं, जबकि हिंदू शांति के अंदर रह रहे हैं। शारिक लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शारिक आपसे जानना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को जो डॉलर वो देते थे, जो दान वो देते थे, अचानक क्यों बंद कर दिया है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग WHO और यूनाइटेड नेशंस की जो गाइडलाइंस थी और जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे वो सारे कंप्लीट नहीं थे, इनकम्प्लीट थे अपनी जगह पे, और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। लेकिन मेरे हिसाब से जो पर्सनली मुझे इसमें फील हुआ वो ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम इस वजह से नहीं किया, बल्कि ये पावर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर था। दोनों चीजें थी जिसमें वो अपने पावर को उन्होंने पूरे गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया और उस पावर के दम पे उन्होंने अपने ताकत का एक गलत इस्तेमाल किया है। पहले भी ये चीज हो चुकी है नदीम, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये हुआ था लीग ऑफ नेशंस में, जब देशों ने लीग ऑफ नेशंस की बात मानने से मना कर दिया था। वही वजह बनी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। और अगर हर देश अभी इस तरह के कदम लेना शुरू कर दे, और खास की इस तरह के सिचुएशन में, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि अभी कोरोना का जब लॉकडाउन हटेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड तो सडन बूम होगा, मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरेगी, इकोनॉमी गिरेगी, एग्रीकल्चर गिरेगा और हर सेक्टर में एक बहुत जबरदस्त तेजी से गिरावट नजर आएगी। उस चीज को बैलेंस करने में बहुत मेहनत लगेगी और बहुत एनर्जी और बहुत रिसोर्सेज लगेंगे। और ये चीज के बावजूद अगर इस तरह के ट्रंप अगर इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं तो उससे सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि वो अपने पावर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पावर उनको यूनाइटेड नेशंस के थ्रू दी गई है, जिसने उन्हें वर्ल्ड पावर बनाया है और सामने रखा है, उस पावर के लिए उन्हें क्वेश्चनेबल होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि और कंट्रीज को उनके ऊपर क्वेश्चन करने की जरूरत है। एक रिटर्न अमाउंट होता है जो आपको यूनाइटेड नेशंस को देना जरूरी है, और वो हर नेशन के लिए मैंडेटरी है, और उसका यूज होता है उन देशों में इस्तेमाल होता है जहां पे ज्यादा रिसोर्सेज या ज्यादा एनर्जी मौजूद नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह का कदम ले रहे हैं तो आउटराइट डिनाई कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के सारे गाइडलाइंस को, और वो सभी जो अभी तक आप एक तरीके से समझिए कि जो पीसफुल ट्रीटीज बनी हुई थी उन सब को उन्होंने एक बार में तोड़ दिया अगर वो इस तरह के कदम ले रहे हैं। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड या उनके फ्यूचर के लिए, खुद उनके कंट्री के लिए भी एक मैसेज है कि अगर यूनाइटेड नेशंस के साथ वो इस तरह के रेगुलर बेसिस पे भी कदम लेंगे तो यूनाइटेड नेशंस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, या उनको किसी तरीके से उनके ऊपर रोक नहीं लगाया जा सकता। तो इस चीज को कंटेन करना बहुत जरूरी है नदीम। शारिक, इसी के साथ मेरे दो सवाल आपसे यहाँ ये बन रहे हैं। जिस तरीके का कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया, क्या उसका असर सऊदी अरब पर पड़ेगा? क्योंकि सऊदी अरब ने $500 मिलियन देने का ऐलान कर दिया है WHO को। क्या कोई असर उनके संबंध पर पड़ेगा? और जो सऊदी अरब का ये कदम है, कितना असर पड़ सकता है और देशों पर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है उससे सऊदी के साथ तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा, और क्योंकि सऊदी और अमेरिका का वो अपना रिलेशन है, वो अलग रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो कंट्री और कंट्री के बीच का है। तो क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का भी अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से काफी ज्यादा झुकाव है, और खुद अमेरिका ने भी काफी सपोर्ट दिया है सऊदी अरब को, चाहे वो मिलिट्री के फॉर्मेशन में हो, वेपन्स में हो, या टेक्नोलॉजी हो, बहुत तरह की चीजों में। यहाँ तक कि उन्होंने ब्लूप्रिंट्स वगैरह बहुत तरह के इक्विपमेंट्स के
और कई प्लान और सेक्टर्स उन्होंने तैयार करके दिया है सऊदी अरब को। बदले में सऊदी अरब ने उन्हें हमेशा गोल्ड और पेट्रोल से नवाजा है। तो वो रिलेशन एक तरह का आप समझिए सिम्बायोटिक रिलेशन है, वो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, सऊदी अरब का जो स्टेप था जिसमें ये किंग सलमान ने जिसमें $500 मिलियन की बात की है और $500 मिलियन दान देने की बात की है WHO यूनाइटेड नेशंस को, तो वो अपने में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि उस 500 मिलियन से न जाने कितने लोगों की मदद हो सकती है। तो वो अपनी जगह वो एक कंट्री के तौर पे उन्होंने स्टेप लिया और बहुत अच्छा स्टेप है ये, और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, उससे ट्रंप और सऊदी के बीच में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। शारिक, इसी के साथ कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इससे पहले यूएई ने एक ऐलान किया, जो शहजादी थी वहां की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मुसलमानों को लेकर के टिप्पणी की जा रही है, खासकर भारतीय लोगों को, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सऊदी अरब ये आज पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय मीडिया खबरों को बना करके दिखा रहा है, अब उधर निष्कासित करने की बात सऊदी स्कॉलर कर रहे हैं। तो किस तरीके का असर भारत और सऊदी अरब पर पड़ सकता है इन चीजों का? देखिए, भारत और बाकी सभी गल्फ कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा तनाव बन रहा है, और उसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरह के ट्वीट्स वहां पे रहने वाले कर रहे हैं, जो हिंदू नागरिक हैं, उसमें से 3 लोगों ने बहुत अजीब किस्म के ट्वीट्स किए हैं, जिसका बहुत गलत असर गया है। और उस चीज का ये कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन आना स्टार्ट हो गया है। जब यूएई की प्रिंसेस ने ये बात बोली है और यूएई के एक मीडिया पर्सनालिटी ने उस पर बोला, और आज सऊदी अरब के जाहिदी, अगर मेरे को नाम सही से याद है, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, बल्कि उन्होंने 3 ट्वीट किए, जिस ट्वीट में उन्होंने लगातार इंडियंस और वहां पे रहने वाले तमाम उस तरह के लोगों के ऊपर सवाल खड़ा किए जो खुद कुवैत एयरलाइन में काम कर रहे हो या सऊदी में कहीं किसी सेक्टर में काम कर रहे हो। लेकिन जब वो टारगेट कर रहे हैं तो इस्लाम और मुल्ला और इस तरह की बातों का, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। कि आपको ये समझना जरूरी है कि उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि हम यहाँ पे सभी धर्म और सभी देश के लोगों का फ्री में इलाज कर रहे हैं, और उसके बाद बदले में हमारे बारे में इस तरह की बातें बोली जा रही है। और उसके बाद हिंदुस्तान में लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तबलीग जमात के नाम पे मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने का आतंकवादी कहा जा रहा है। तो हम इन चीजों को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। और ये आप समझिए कि किसी के फेथ पे क्वेश्चन करने से एक अलग चीज होती है, लेकिन किसी के फेथ को टारगेट करके उसको बदनाम करने की कोशिश बहुत अलग रिटेलिएशन निकाल के देता है। तो हिंदुस्तान लगातार एक तो नजर में बना हुआ है, हिंदुस्तानी मीडिया लगातार नजर में बना हुआ है, और मदरसे के बच्चों को टारगेट करना, तबलीगी जमात को टारगेट करना, तमाम वो मॉब लिंचिंग्स, उन्होंने हर उस चीज के ऊपर बात की है। और ये ना समझा जाए कि ये सारी चीजें नजरअंदाज की जा रही है। इससे बहुत खराब डिप्लोमेटिक असर पड़ेगा हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान का जो तमाम मिडल ईस्ट के साथ अच्छा रिलेशन है, वो हर चीज बंद हो जाएगी, वाटरवेज रुक जाएगा उनके लिए। तो इन चीजों को सोचते हुए चलना है, और बहुत जरूरी है कि इस वक्त अपनी गवर्नमेंट जो है इन चीजों के ऊपर आके, सामने से आके कुछ बोले। और खास के अगर अपने देश में इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं और इसका असर अगर बाहर जा रहा है, तो समझने की जरूरत है कि किस तरह की नफरत इंडियन मीडिया फैला रही है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग 30 साल 40 साल के लोग हैं जो ये ट्वीट कर रहे हैं। मतलब अपने जिंदगी के पिछले 20 से 25 साल क्या वो अपने दिलों में यही नफरत लेके घूम रहे थे? ये सवाल खड़ा होता है उनके ऊपर भी, कि अब जो इस तरह की बातें बाहर आ रही है, मतलब आप अपने जिंदगी का आधी जिंदगी आपने यही नफरत में गुजारी है। तो ये सवाल उनसे पूछने की भी जरूरत है हमें कि क्या है उनके दिलों में, और क्या है जो इस तरह के सवाल उनके मन में लाके खड़ा कर रहे हैं। नदीम, चलिए, शारिक अब्दुल यूसुफ, सऊदी से जुड़ी खबरों को लेकर के क्या पूछिए हमसे कि आपने बोला हिंदुस्तान में भी ऐसा हो रहा है, तो हिंदुस्तान में ऐसा कब हुआ? शारिक, जैसे कि आपने बोला कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो रहा है, हिंदुस्तान में ऐसा कब हुआ है? देखिए, हिंदुस्तान की अगर बात आती है नदीम, तो हिंदुस्तान से मेरा अभी पर्टिकुलर ऐसे तो बहुत सारे मामले सामने आ सकते हैं। दीपक चौरसिया हैं, फिर अर्नब गोस्वामी हैं, और कल राहुल कंवल थे। लेकिन एक नाम जो सबसे अजीब लगा मुझे, वो था कंगना रनौत की बहन का, रंगोली का। उन्होंने अपने ट्वीट्स में लगातार कई ट्वीट उन्होंने किए, और उसमें उन्होंने इतनी बुरी बातें बोली हैं। उन्होंने मुसलमानों को कोरोना फैलाने वाला बोला, तबलीगी जमातों वालों को उन्होंने मुल्ला, और ना जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको देख के मतलब किसी का भी दिल टूट जाएगा कि अपने देश में इस तरह की बातें और इस तरह की नफरत लोग ओपनली फैला रहे हैं। उन्होंने बोला कि कॉल अस नाजीज, वी डोंट केयर। तो मतलब वो ओपनली कह रहे हैं कि वो नाजी हैं। वो कह रहे हैं कि वो हिटलर की मानसिकता के साथ
उन समर्थन दे रहे हैं, मतलब वो हिटलर की मानसिकता को। तो आप सोच ऐसा सकते हैं कि देश में किस तरह की नफरत किस लेवल के लोग फैला रहे हैं। और कंगना रनौत ने उसको कंडेम नहीं किया, वो सामने आके अपनी बहन को डिफेंड कर रही थी और उन्होंने डिफेंस में अपने ये बोला कि मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने लगातार कुरान का नाम लिया, उन्होंने लगातार मुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया, तबलीगी जमात का शब्द का इस्तेमाल किया। तो लोग बेवकूफ नहीं है, ये लोग किस धर्म से हैं? ये लोग क्रिश्चियन है या ये लोग यहूदी हैं? ये लोग सब मुसलमान ही हैं। तो ये सवाल मुसलमान के ऊपर खड़ा हो रहा है, लेकिन इन्हें डायरेक्टली बोलने में डर लगता है, ये डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते हैं। और अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो क्यों बोलते हैं? इस तरह का बयान देना ही नहीं चाहिए, पहली बात। शारिक, ये तो बात करी आपने कंगना रनौत की बहन की, पर इसी के साथ-साथ बबीता फोगाट जो दंगल में जिनका नाम पूरी दुनिया ने जाना कि बबीता फोगाट एक फाइटर थी जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाए और उनको सामने लाने वाले उस फिल्म को करने वाले आमिर खान थे और उन्होंने जाहिल जवाती करके एक ट्वीट करा जिसके बाद हंगामा सा मचा हुआ है, पर तमाम लोग उन्हें डिफेंड करने पर लगे हुए हैं। जब इतने बड़े लोग जो एक औच ऊंचे पद पर हैं, जब वही इस तरीके की मानसिकता फैलाएंगे तो यूथ पर क्या असर पड़ेगा उसका? आपको नाज़ी जर्मनी के बारे में भी समझना ज़रूरी है कि नाज़ी जर्मनी में सबसे पहले इस प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए हिटलर ने जिनका इस्तेमाल किया था, वो जर्मन एथलीट्स थे, जर्मन एक्टर्स थे, जर्मन डायरेक्टर थे, फ़िल्म मेकर थे, पेंटर्स थे। वो लोग जिनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा था सरकार सॉरी कंट्री के ऊपर, उन लोगों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने किसी नॉर्मल आदमी की बातों को नहीं ध्यान दिया। हिटलर ने अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे टॉप के लेवल के लोगों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन लोगों का इस्तेमाल किया जो हर सेक्टर में अपने सबसे बेस्ट पोजीशन पे मौजूद थे। और ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, लेकिन लोग अपनी आँख बंद कर लेते हैं। सबको मालूम है कि ये बातें क्या हैं। बबीता फोगाट ने जो बात बोली है, बबीता फोगाट को ऐसा नहीं है कि अंदर से नहीं मालूम है। आमिर खान के साथ काम किया उन्होंने। फ़िल्म इंडस्ट्री के 3 सबसे बड़े जो कलाकार हैं, वो तीनों के तीनों मुसलमान थे। लेकिन फिर कैसे मुस्लिम के ऊपर इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं ये लोग? और कैसे इनके मन में बात आ सकती है कि हर मुस्लिम एक जैसा है? हर हर रिलिजन में, हर धर्म में कई लोग ऐसे हैं जिनमें कमी है, लेकिन वो किसी धर्म को डिफाइन नहीं करता है। और हर सही शख्स आपको यही बात डिफाइन करके देगा कि हर रिलिजन में कोई ना कोई होता है जिसमें कमी होती है, लेकिन वो आपका रिलिजन नहीं डिफाइन करता है। हम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, कभी हमने इस तरह की नफरत नहीं देखी थी। तो अब इस तरह की फीलिंग्स क्यों सामने आ रही है? क्यों अब मीडिया वाले और क्यों अब आपके सबसे बेस्ट क्वालिटी के एक्टर्स, आप अक्षय कुमार आप ले लीजिए या मनोज झा को आप ले लीजिए, सॉरी मनोज, इसको कट कर दीजिएगा, तिवारी। तिवारी ने, हाँ, मनोज तिवारी। तो आप अक्षय कुमार को ले लीजिए या मनोज तिवारी को ले लीजिए, ये लोग क्यों इस तरह की नफरत फैला रहे हैं? इनकी नफरत का फैलाने का असर ये जानते हैं कि क्या होगा और ये सोच के फैला रहे हैं, क्योंकि यही एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन हमें सोच के चलना है कि हम किसी प्रोपेगेंडा में नहीं आने वाले, हमें बस सही काम करना है, हम सही रास्ते पे रहेंगे। कोई कितनी भी नफरत फैलाए, हमें प्यार दिखाना है। चलिए, शारिका दिल यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। अंत में जाते-जाते एक बात कहना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि अपराधी जो होता है, उसके अपराध से घृणा करनी चाहिए, अपराधी से नहीं। क्योंकि आज के वक़्त में लोग जो हैं, मनुष्य बनना भूल गए हैं और नफ़रत में इतने खो गए हैं कि जानवर से भी बदतर उनकी हालत हो चली है।